हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की साइंस की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं और आते हैं सीधे प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल का युग्म है? पहला विकल्प है गेहूं सरसों, दूसरा है सरसों धान, तीसरा है धान मक्का और चौथा है मक्का मटर। तो फसलें तीन प्रकार की हैं, रबी, खरीफ, जायद। तो रबी की जो फसल होती है वह सर्दियों की जब शुरुआत होती है तब इसकी बुआई की जाती है और मार्च और अप्रैल तक ये काट ली जाती है। इनमें आते हैं गेहूं, आलू, चना, सरसों, जौ। तो गेहूं सरसों वाला ये पहला और दूसरा विकल्प गलत हो गया, क्योंकि ये तो रबी की फसलें हैं। अब खरीफ की फसलें जो होती हैं इनकी बुआई की जाती है जून जुलाई तक, यानी कि अभी जो समय आएगा वह खरीफ की फसलों का है। और इसमें क्या उगाया जाता है? चावल, मक्का, ज्वार, दालें, बाजरा, ये सभी क्या है? खरीफ की फसलें हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, सी विकल्प इसमें सही है। धान भी खरीफ की फसलों में ही आता है। सी विकल्प इसमें सही है, धान और मक्का। जायद की फसल जो होती है इसे गर्मी की मौसम में बोया जाता है और इसमें सब्जियां शामिल होती हैं, जैसे कि खीरा है, करेला, तुरई, तरबूज, ये सब इसमें आते हैं जायद की फसलों में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, नीचे लिखे कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, थर्मामीटर में पारे का उपयोग होता है। कारण है, पारा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। और दूसरा कारण दिया गया है, गर्म किए जाने पर पारे का समान रूप से प्रसार होता है। तो थर्मामीटर में पारे का उपयोग होता है, ये सही लिखा हुआ है। पारा ऊष्मा का सुचालक है, ये भी सही है। और गर्म किए जाने पर पारे का समान रूप से प्रसार होता है, ये भी सही है। यानी कि अभिकथन सही है और R1 और R2 अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। पहला विकल्प इस प्रश्न में सही है। R1 और R2 मिलकर दोनों ही अभिकथन की सही व्याख्या कर रहे हैं। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। सभी प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं। दूसरा है, सभी बैक्टीरिया एक कोशिकीय होते हैं। और तीसरा है, सभी मानव एक कोशिकीय होते हैं। अब बताना है कि कौन से विकल्प सही हैं। तो पहले में लिखा है, सभी प्रोटोजोआ एक कोशिकीय हैं, बिल्कुल सही है। प्रोटोजोआ जो होते हैं ये एक कोशिकीय होते हैं। सभी बैक्टीरिया एक कोशिकीय होते, सही है। सभी मानव एक कोशिकीय होते हैं, ये गलत है, क्योंकि मानव बहुकोशिकीय होते हैं। पहला और दूसरा इसमें सही है, यानी कि बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अब कवक पूछ लिया जाए तो कवक आपको याद रखना है, एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, पानी के एक नमूने का क्वथनांक 96 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष इस अवलोकन की व्याख्या कर रहा है? पहला है, नमूने में कुछ अशुद्धियां उपस्थित हैं। दूसरा है, लिया गया नमूना समुद्री जल का है। तीसरा है, जल को अधिक ऊंचाई पर उबाला जा रहा है। तो जल का जो क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है और यहाँ पर लिखा हुआ है 96 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होता है कि क्वथनांक जो है वह घट जाता है। तो जल को अधिक ऊंचाई पर उबाला जा रहा है, केवल सी इसमें, केवल तीसरा इसमें सही है। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम का कौन सा गुणधर्म उसे खाद्य सामग्री लपेटने के लिए फॉयल यानी पन्नी बनाने के लिए उपयुक्त बनाता है? पहला विकल्प है यह ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, दूसरा है यह खाद्य सामग्री के साथ अभिक्रिया नहीं करता, तीसरा है यह बहुत आघातवर्ध है और चौथा है यह लाभकारी मिश्रित धातु है। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही होगा, यह बहुत आघातवर्ध है। आघातवर्ध क्या कहलाता है? वह गुण जो धातुओं को पतली चादरों के रूप में परिवर्तित करने की अनुमति देता है, आघातवर्धनीयता कहलाता है। तो इसीलिए इसमें सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की परिघटना का सही वर्णन है? पहला विकल्प है अमोनिया का नाइट्राइटों और नाइट्रेटों में परिवर्तन, दूसरा है मृदा में उपस्थित नाइट्रेटों का अपचयन होकर नाइट्रोजन गैस का विमुक्त होना, तीसरा है जटिल मृत जैविक पदार्थ का अपघटित होकर अमोनिया में परिवर्तन और चौथा है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में परिवर्तन। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही होगा, अमोनिया का नाइट्राइटों और नाइट्रेटों में परिवर्तन। नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में 78% पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है एक परिवार कार द्वारा सूरत से मुंबई तक यात्रा करता है। यात्रा के आरंभ में उनकी कार के पथमापी का पाठ्यांक 5812 किलोमीटर और यात्रा के अंत में 6092 किलोमीटर था। यदि इस यात्रा को पूरा करने में उन्हें 5 घंटे 20 मिनट का समय लगा तो औसत चाल क्या थी? तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? जो अंत में ये दिया गया है पाठ्यांक अंत वाला, उससे पहले वाले को घटा देंगे तो दूरी निकल के आ जाएगी। तो 6092 में से 5812 को घटाएंगे तो दूरी निकल के आएगी 280 किलोमीटर। उसके बाद समय दिया गया है 5 घंटे 20 मिनट, तो 20 मिनट को भी घंटे में परिवर्तित करेंगे तो समय हो जाएगा, ये तो दूरी हो गई 280, समय हो जाएगा 5.33 घंटे। इसे भाग दे देंगे तो उत्तर आएगा 52.5 किलोमीटर प्रति घंटा। सी विकल्प इसमें सही है। चाल बराबर दूरी बटे समय वाला सूत्र लगेगा और दूरी कैसे निकालेंगे? इससे इसको घटा देंगे और समय दिया गया है, भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध या मैग्नीशियम लेना अति अम्लता का एक प्रभावशाली उपचार है। इस प्रक्रिया में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण है। पहला विकल्प है केवल द्विविस्थापन अभिक्रिया का, दूसरा है केवल एकल विस्थापन अभिक्रिया का, तीसरा है द्विविस्थापन और उदासीनीकरण अभिक्रिया दोनों का, और चौथा है ना द्विविस्थापन और ना ही उदासीनीकरण अभिक्रिया का। तो दूधिया जो मैग्नीशियम होता है इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और ये प्रति अम्ल के रूप में कार्य करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसे ही कहते हैं। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही हो जाएगा। द्विविस्थापन और उदासीनीकरण अभिक्रिया दोनों का उदाहरण है। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी सरल लोलक के आवर्तकाल पर उसकी लंबाई चौगुनी कर देने का क्या प्रभाव होगा? पहला विकल्प है 4 गुना हो जाएगा, दूसरा है दुगुना हो जाएगा, तीसरा है आधा हो जाएगा और चौथा है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यदि लंबाई चौगुनी कर दी जाएगी तो
आवर्तकाल जो है वह दुगना हो जाएगा। बी विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निषेचन के पश्चात युग्मनज नर प्राणी में विकसित होगा यदि। पहला विकल्प है अंडे में एक बाई गुणसूत्र हो, दूसरा है शुक्राणु में एक बाई गुणसूत्र हो, तीसरा है शुक्राणु में एक एक्स गुणसूत्र हो और चौथा है अंडे में 2 बाई गुणसूत्र हो। तो ये मैंने पढ़ाया था, आप लोगों को याद होगा। सबसे पहले तो आपको ये जानना आवश्यक है कि मनुष्य में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े होते हैं और अगर क्रोमोसोम्स की संख्या पूछी जाए तो 46 होती है। अब शुक्राणु में एक्स या वाई गुणसूत्र की उपस्थिति युग्मनज के लिंग का निर्धारण करती है, ये भी बताया था। तो यदि निषेचन के दौरान युग्मनज को एक्स गुणसूत्र मिलता है पिता का, तो मादा होगा, जो बच्चे का जन्म होगा वह लड़की होगी। और यदि युग्मनज को पिता से बाई गुणसूत्र मिलता है तो जो बच्चा होगा वह लड़का होगा। तो ये आपको याद होगा। इस प्रश्न में बी विकल्प सही है। शुक्राणु में बाई गुणसूत्र हो तो नर प्राणी का यानी कि लड़के का जन्म होता है। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, हमारी मांसपेशियों में अनोक्सीय श्वसन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनाता है। पहला है जल, दूसरा है अल्कोहल, तीसरा है ग्लूकोज और चौथा है लैक्टिक अम्ल। तो मांसपेशियों में अनोक्सीय श्वसन के फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है वह होता है लैक्टिक अम्ल। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, जंग लगने से लोहे की एक कील के भार पर क्या असर होता है। पहला है वह बढ़ जाता है, दूसरा है वह घट जाता है, तीसरा है वह समान रहता है और चौथा है परिस्थिति के आधार पर बढ़ या घट जा सकता है। तो लोहे पर जंग नमी के कारण लग जाती है। यदि कोई लोहा है जो खुले में रखा रहे तो लोहे और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से लोहे का ऑक्साइड बनता है जो लाल भूरे रंग का होता है। तो इसे ही धातु में जंग लगना या संक्षारण कहते हैं। और यह अभिक्रिया केवल ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में होती है। और इससे क्या होता है कि जो लोहे की कील है यदि इस पर जंग लगेगी तो उसका भार बढ़ जाएगा। ए विकल्प इसमें सही है। क्योंकि आयरन ऑक्साइड की परत बन जाती है और इसीलिए उसका भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, एक तत्व X ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है जिसका विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से X क्या हो सकता है। तो यहाँ जब लिख ही दिया गया है कि विलयन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इतना तो पता चल गया कि जो X है वह क्षार है। और ये भी लिखा है कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो कौन सा विकल्प सही होगा। बी विकल्प सही होगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है हवा में जलता है और हवा के ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और यह नीले लिटमस को लाल कर देता है क्योंकि ये क्षार है। बी विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से जीवों का वह युग्म पहचानिए जो द्विविखंडन द्वारा प्रजनन करता है।
पहला है हाइड्रा कॉकरोच, दूसरा है ईस्ट अमीबा, तीसरा है अमीबा पैरामीशियम और चौथा है हाइड्रा और ईस्ट। तो प्रश्न में कहा गया है कि द्विविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। तो द्विविखंडन में क्या होता है, जो मूल जीव होता है दो नए जीवों को बनाने के लिए विभाजित होता है और यह अलैंगिक जनन की एक विधि है। तो ये होता है अमीबा और पैरामीशियम में सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सभी भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होते हैं, सभी रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। तो यदि आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये दोनों ही कथन गलत लिखे हुए हैं। सभी भौतिक परिवर्तन परिवर्ती होते हैं, प्रतिवर्ती होते हैं, गलत है, क्योंकि सभी भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती नहीं होते। सभी रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, ये भी गलत लिखा हुआ है, क्योंकि सभी रासायनिक परिवर्तन भी अनुत्क्रमणीय नहीं होते। तो ना तो ए सही है और ना बी सही है, डी विकल्प इसमें सही है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? जब वस्तुओं के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? इसमें कोई नया पदार्थ बनता है, जैसे दूध का दही बनना, पनीर बनना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न क्या है? लिखा है किसी पिन छिद्र कैमरा द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है। इस तथ्य की निम्न में से प्रकाश के किस गुणधर्म द्वारा सर्वश्रेष्ठ व्याख्या होती है? पहला है प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, दूसरा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करने पर प्रकाश अपरिवर्तित होता है, तीसरा है प्रकाश बहुत से रंगों से मिलकर बना है और चौथा है प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है। तो सबसे पहले तो आपको सूची छिद्र यानी पिन छिद्र कैमरे के बारे में पता होना चाहिए। तो यह एक साधारण कैमरा होता है जिसमें कोई भी लेंस नहीं होता है और प्रकाश को एक बहुत छोटे पिन के आकार के छेद से गुजारा जाता है। इसके चारों ओर उचित आवरण करके प्रकाश रोधी बनाया जाता है और पर्दे पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही होगा, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। पहला विकल्प इस प्रश्न में सही है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। तो ये भी आपको याद रखना है। यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि सूची छिद्र या पिन छिद्र कैमरे द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। अगला प्रश्न है और ये आज का आखिरी प्रश्न है। लिखा है यदि किसी तार की लंबाई और उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद दुगना कर दिया जाए तो उसके विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला विकल्प है प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाएगा, दूसरा है प्रतिरोध 4 गुना घट जाएगा, तीसरा है प्रतिरोध दुगना हो जाएगा और चौथा है प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध चालक का विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने का गुणधर्म है और इसकी जो इकाई या मात्रक है ओम है। और इसमें कहा गया है कि तार की लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेद दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध जो है अपरिवर्तित रहेगा। डी विकल्प इसमें सही है। तो आज की वीडियो में कुल 17 प्रश्न लिए थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा NCERT भी मैंने कंप्लीट पढ़ा दी है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा दिए हैं, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। और किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।